नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल द मैथ टाइटन्स में मैं सोनू चौधरी स्वागत करता हूं। तो आज से हम कक्षा 10 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्नावलियां हैं उनको हल करवाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पर हम जो प्रश्नावलियाँ करवाएंगे वो एनसीईआरटी की के सिलेबस पर आधारित प्रश्नावली है, उसको हम हल करवाएंगे। तो हमारी पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं। तो उस प्रश्नावली की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों का हल ज्ञात करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें ये 5 संख्याएं दी हुई है और इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड जानने से पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है, वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए। तो वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए तो वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या हमारी 2 है, 3 है। 2 में सिर्फ 2 का भाग जाएगा, 1 का जाएगा। 3 में सिर्फ 3 का भाग जाएगा, 1 का जाएगा। 4 है तो 4 में 2 का भाग जा रहा है तो इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। 5 है, फिर 6, 6 में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है। फिर 7, 7 में सिर्फ 7 का और 1 का जाएगा। 8, 9, 10 ये सारी भाज्य संख्याएं हैं। फिर 11 हमारी अभाज्य संख्या है, फिर 13 हमारी अभाज्य संख्या है, 17, 19 इस प्रकार हम अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं कि जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए तो वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होगी। अब बात आती है एक की। तो एक जो है वो न तो भाज्य है, ये एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो एक जो है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। तो हमें इन संख्याओं को 140, 156 ये जो संख्याएं हैं इनको इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140 में सबसे पहले हमारी जो अभाज्य संख्या 2 है उसका भाग देंगे तो 70 बार जाएगा। फिर 2 का भाग वापिस 70 में देंगे, 35 बार जाएगा। अब 35 में 2 का भाग देंगे तो वो पूरा पूरा नहीं जाएगा। फिर अगली अभाज्य संख्या 3 का भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा? तो भाग जाएगा 5 का। कितनी बार? 7 का। और 7 में 7 का एक बार, यानी 140 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इस प्रकार इन संख्याओं को इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अगली संख्या हमारी क्या है? 156। तो 156 में हम पहली अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे तो जाएगा 78 बार।
फिर 78 में 2 का भाग देंगे 39 बार। 39 में 2 का भाग नहीं जाएगा, अगली अभाज्य संख्या 3 का जाएगा कितनी 13 बार, और फिर 13 का भाग 13 में जाएगा 1 बार। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो उम्मीद है आपको इनका अभाज्य गुणनखंड है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो संख्या है वो हमारी है 3825। अब इस संख्या में 2 का भाग देंगे तो इकाई अंक 5 होने के कारण इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखते हैं, 3 का कैसे देखेंगे डायरेक्ट। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा कितनी बार 1 2 7 5, तो 1275 बार। फिर इसमें 3 का भाग देखते हैं जाता है या नहीं। 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी जाएगा कितनी बार 4 2 5। अब 425 में 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग आ रहा है 4 और 2 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा 5 का, क्योंकि इकाई अंक क्या है 5 है। तो 5 का कितनी बार जाएगा 85 बार। फिर 85 में भाग देंगे 5 का 17 बार, और फिर 17 का 17 में भाग 1 बार। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास वो क्या है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब हमारी अगली संख्या है 5005। तो इसमें हम 5 का भाग देंगे, 2 और 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 1001 बार। फिर 5 का नहीं जाएगा, 7 का देखकर देखते हैं कितनी बार जाता है। 7 एकम 7, शेष बचे 3 और 0 30, 7 चौक 28, शेष बचे 2 और 21, 7 21। तो 7 का भाग जा रहा है कितनी बार 3 सॉरी 1, और शेष बचे 3 और 0 7 चौके 28 और 7 21, 143। 143 में 7 का नहीं जाएगा, अगली संख्या 11 का जाएगा जो कितनी बार 13 बार, और फिर 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे 5005 के, वो होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। चलिए अगला संख्या 7429। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है हमारा 9 है। 3 का देकर देखते हैं, 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22। 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा तो इसमें भाग जाएगा वो जाएगा 17 का। 17 का भाग देंगे तो 17 चौके 68। चलिए यहाँ पर दे लेते हैं 7 4 2 9। 17 का भाग देंगे 74 में तो 17 चौके 68, शेष बचे 74 में से 68 घटाए शेष बचे 6 और नीचे आ गया 2। 3 बार देंगे तो 51, फिर घटाव किया 11 और नीचे आया 9। 17 7 119, तो 437 बार गया। फिर 19 का भाग देंगे, 437 में 19 का भाग जाएगा कितनी बार 19 दुआ 38, शेष बचे 5 और नीचे आया 7 57, 19 दिए 57, तो कितनी बार गया वो गया 23 बार, और 23 में 23 का भाग जाएगा 1 बार। तो हमारी जो संख्या है 7429, उसके जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल होंगे वो क्या होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस प्रकार हमने पहला प्रश्न है वो हल कर लिया। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है महत्तम
समापवर्तक, और एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। तो में से क्या होगा? में से वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका दी हुई प्रत्येक संख्या में भाग जाए, और लय से वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी हुई प्रत्येक संख्या का गुणज हो। आ गया होगा समझ में? में से क्या होगा? वैसे आपने में से और लय से के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो में से क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या का में क्या है? भाग जाए। और लय से क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या का क्या है? गुणज है। तो 26 और 91 इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर ज्ञात करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो लैस है और मैस है के गुणनफल के बराबर है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 13। और 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 13×7 = 91, तो 3 गुणा 13। तो अब हमें एचसीएफ निकालना है 26 का और 91 का। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या है वही हमारा एचसीएफ होगी। कितना है? 13। एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात करना है हमें 26 और 91 का। तो हमें वो संख्या लेनी होंगी जो एक तो सबसे ज्यादा बार आई हुई हो, और चाहे वो दोनों में आई हुई हो या ना आई हुई हो। जैसे 2 इसमें नहीं आई तो भी हमें इस 2 को लेना है। अब 7 है, इसमें आ गई, इसमें नहीं आई तो 7 को लेंगे। अब 13 दोनों में आ गया तो दोनों बार नहीं लेंगे, हम एक बार लेंगे। अगर हमारे पास इस तरह से होता 13×13, तो फिर हम इन 2 13 को लेते, ना कि इस 13 को। तो एलसीएम क्या होगा? 13×7 = 91, 91 का 2 के साथ गुणा किया 182, यानी 26 और 91 का एचसीएफ यानी मैस है वो 13, और एलसीएम है वो क्या है? 182। अब हमें जांच करनी है, जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो 26×91 बराबर 13×182। तो 13 का 182 के साथ गुणा करेंगे, 13 का 2 के साथ गुणा किया 26 हासिल 2, 13 का 8 के साथ गुणा किया तो 13×8 = 104, और 104 में हासिल 2 जोड़ी 106, हासिल आ गई 10। 13×13 और 10 हो गए 23। इसी प्रकार यहाँ पर गुणा करेंगे, 6 का 1 के साथ गुणा किया 6, 9 × 54 और 2 56, हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 2366। तो दोनों पक्ष के आगे बराबर। तो इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 का भाग दिया 2 5 5 255, फिर 3 का भाग देंगे 85, फिर 5 का भाग देंगे 17, और फिर 17 का भाग देंगे 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2×3×5×17, और 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास? 92 में 2 का भाग दिया 46, फिर 46 में 2 का भाग देंगे 23, और फिर 23 का 23 में दिया 1। तो 2×2×23। तो एचसीएफ 510 और 92। तो इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ संख्या है वही हमारा क्या है? एचसीएफ है। तो 2 इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो एचसीएफ एकमात्र संख्या 2 ही है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा?
2। अब एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रत्येक संख्या को लेना होगा और जो अधिकतम बार आई हुई है उसी को लेना होगा। जैसे यहाँ पर 2 है वो एक बार आया है और यहाँ पर 2 बार, तो इस अधिकतम बार वाली को लेना है, 2 गुणा 2। 3 यहाँ पर आया है एक बार, 5 यहाँ पर आया है एक बार, 17 और 23, यानी हमें सभी संख्याएं लेनी है। अब इनका गुणनफल करेंगे, तो अब इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, तो 2 का 2 के साथ गुणा किया 4, 4 का 3 के साथ गुणा किया 12, 12 का 5 के साथ गुणा किया 60, और 60 का 17 के साथ गुणा करेंगे तो 1020, और 1020 का 23 के साथ गुणा करेंगे तो 23,460 आएगा। अब हमें जांच करनी है, जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दोनों संख्याएं 510 गुणा 92 और एचसीएफ गुणा एलसीएम 2 गुणा 23,460। तो 2 का गुणा करेंगे 23,460 के आएगा 46,920। इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 0 का 0, 1 का 2 के साथ गुणा किया 2, 5 का 2 के साथ गुणा किया 10 और 9 19 हासिल 1, 5 का 9 के साथ गुणा किया 45 और 1 46, तो 46,920। तो इस प्रकार दोनों पक्ष क्या आए बराबर, और ये हमने सिद्ध कर दिया, तो लिख दिया इति सिद्धम। और हमारा तीसरा प्रश्न है 336 और 54। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 336 में 2 का भाग देंगे तो 1 6 8 168 बार, फिर 2 का भाग देंगे 84, फिर 2 का भाग देंगे 42, फिर 2 का भाग देंगे 21, फिर 3 का भाग देंगे 7 और फिर 7 का भाग देंगे 1, यानी 4 बार है वो 2 आया है हमारे पास, और 1 बार 3 और 1 बार 7, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 का क्या होगा, 54 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का भाग दिया 27, फिर 3 का भाग देंगे 27 में 9 बार जाएगा, और फिर 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस प्रकार हमने 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड है वो ज्ञात कर लिए। अब हम इन संख्याओं का अक्षेप ज्ञात करते हैं, 336 और 54। तो अक्षेप के लिए हमें क्या करना होगा कि जो उभयनिष्ठ संख्या है वो देखनी है। जैसे यहाँ पर 2 और 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, और 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो अक्षेप हमारा क्या होगा, 2 गुणा 3 यानी 6। अब हम एलसीएम निकालेंगे 336 और 54 का। तो हमें क्या करना होगा कि जो संख्याएं हैं सभी संख्याएं लेनी है, और एक सी जो संख्याएं हैं उनमें अधिकतम बार आई हुई संख्याएं लेनी है। जैसे 2 यहाँ पर 4 बार आया हुआ है, तो इन्हीं 2 को लेना है, इस 2 को नहीं लेना। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 यहाँ पर 1 बार आया और यहाँ पर 3 बार, तो इन 3 को लेना है, और फिर ये हमारा 7 बच गया। अब गुणा कर लेते हैं, 2 का 2 के साथ गुणा किया 4, 4 का 2 के साथ गुणा किया 8, 8 का 2 के साथ गुणा किया 16, 16 का 3 के साथ गुणा किया 48, और 48 का इनका गुणनफल आ गया 63। तो 48 का 63 के साथ हम गुणा कर लेते हैं, 3 8 24 हासिल 2, 3 चौके 12 और 48 हो गए 60 और 2 62 हासिल 6, 6 चौके 24 और 6 30, यानी इनका गुणनफल आएगा 3024। अब हम जांच करेंगे हमारी, हमें जांच क्या करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल है जो बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दोनों संख्याएं 336 गुणा 54, और एचसीएफ कितना है 6, और एलसीएम आया हमारा 3024।
24। तो 3024 के साथ गुणा कर लेते हैं। 6 का 4 के साथ गुणा किया, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 6 का 0 के साथ गुणा किया 0 और 1, 6 का 3 के साथ गुणा किया करेंगे 18। तो इसी प्रकार इनका जब गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 18,144, और ये हमने सिद्ध कर दिया। तो लिख देंगे इति सिद्धम। चलिए अगला हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहली जो हमारी संख्या है वो क्या है, 12, 15 और 21। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 5 15। और 21 के 3 7 21, 3 गुणा 7। तो इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 12 15 21 का। तो तीनों में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, 3, तीनों में आ रही है, तो एचसीएफ आ गया 3। अब इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या लेना होगा, सभी संख्याएं लेनी होगी, और जो अधिकतम बार आई हुई है वही लेनी है। तो 2 अधिकतम 2 बार यहाँ पर आया है, तो 2 गुणा 2। 3 सभी में एक बार आया है, तो हम 3 एक बार ही लेंगे। 5 और 7। 2 का 2 के साथ गुणा किया 4, 4 का 3 के साथ गुणा किया 12, 12 का 5 के साथ गुणा किया 60, और 60 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 420। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली हमारी जो संख्या है 17, 23 और 29। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 17। 23 के 1 गुणा 23, क्योंकि ये खुद क्या है, तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं, तो इनके हम एचसीएफ जो आएगा, इनका जो मैस है आएगा 17, 23 और 29 का। तो सभी में कोई भी संख्या वैसे उभयनिष्ठ नहीं होती है, तो कौन में से क्या आएगा, 1। एलसीएम 17, 23 और 29 का एलसीएम क्या होगा, तीनों संख्याओं 17, 23 और 29 का गुणनफल। 17, 23 और 29 का हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद हमारे पास जो गुणनफल आएगा वो 11,339 आएगा। तो इस प्रकार हमने 2 प्रश्नों के हल ज्ञात कर लिए। तीसरे में हमारी संख्या है 8, 9 और 25। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4, 4 2 8। 9 के 3 गुणा 3, और 25 के होंगे वो 5 गुणा 5। तो इनका एचसीएफ 8, 9 और 25 का एचसीएफ, तो सभी में उभयनिष्ठ संख्या कोई नहीं आ रही, तीनों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो तो उन संख्याओं का एचसीएफ यानी में से क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 अधिकतम 3 बार यहाँ पर आई हुई है, तो इनको लिख लेते हैं। 3 2 बार आया हुआ है, और 5 2 बार आया। तो 2 का 2 के साथ गुणा किया 4, 4 का 2 के साथ गुणा किया 8, 8 का 5 के साथ गुणा कर दिया 40, और 40 का 5 के साथ गुणा कर दिया 200। अब 200 का 3 के साथ गुणा किया 600, और 600 का 3 के साथ गुणा किया 1800। तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 1800। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली 1.1 के 3 प्रश्नों का हल ज्ञात कर लिया। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, हमारा क्या है। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 ज्ञात है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 306 है और 657। उनका मैस हमें 9 दिया हुआ है, तो उनका हमें लय से ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हमारी दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ इनका कितना है, 9। हमें
एलसीएम ज्ञात करना है तो हमने एलसीएम लिख लिया। तो 306 गुणा 657, ये 9 हम ले आए भाग में, बराबर एलसीएम। अब 9 का भाग देंगे 306 में तो कितनी बार जाएगा, 9 तिये 27, शेष बचे 3 और 6 36, 9 चौके 36, 34 का 657 के साथ गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा कितना आएगा, वो आएगा 22,338। तो अतः एलसीएम 306 657 कितना है, 22,338। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब प्राकृत संख्या n, तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 से लेकर के अनंत तक की हमारी जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं होती है। इसका हल, तो 6n का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, वो होगा 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 ऊपर घात n, तो 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो कक्षा 8 में हम घातांक नियमों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ा है कि जब ब्रैकेट के ऊपर घात हो और अंदर संख्याएं गुणनफल में हो तो उस घातांक को उन संख्याओं के अलग अलग गुणा के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 की घात n और गुणा 3 की घात n। अब हम जानते हैं कि जब कोई संख्या है वो शून्य पर समाप्त होती है, हम जानते हैं कि जब कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो अतः संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठा प्रश्न देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। सॉरी, अभाज्य नहीं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए, हम इस पहली संख्या को मान लेते हैं a, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो एक पद हमारा ये हो गया और दूसरा पद ये है। इन दोनों में 13 क्या है, उभयनिष्ठ। तो 13 उभयनिष्ठ ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा, 7 गुणा 11 और यहाँ पर क्या बचा 1। तो 13 ब्रैकेट में 7 का 11 के साथ गुणा किया 77 प्लस 1, तो 13 गुणा 78। तो यहाँ पर ये संख्या a है, ये दो संख्याओं का गुणनफल आ गया। तो यह हमारी एक भाज्य संख्या है, संख्या a भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। अन्य दो गुणनखंड कौन कौन से हैं, 13 है और 78 है। और 78 के भी दो गुणनखंड हो सकते हैं, वो कौन कौन से, 13 गुणा 6, 13 6 के 78, यानी 13 गुणा 13 गुणा 3।
तो ये एक भाज्य संख्या है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी को हम मान लेते हैं बी। तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 + 5। अब ये पूरी की पूरी गुणनफल वाला एक पद है और ये दूसरा पद है। तो देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो दोनों में हमने कॉमन ले लिया 5। तो यहाँ पर क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस यहाँ पर क्या बचा 1। तो इनका गुणा कर लेते हैं। 2 का 3 के साथ गुणा किया 6, 6 का 4 के साथ गुणा किया 24 और 24 का गुणा करेंगे 7 6 का 42 के साथ। 8 कितना आया, 1008 प्लस 1। तो 5 गुणा 1009। तो यहां पर भी कितने गुणनखंड आए, 2 आए, 1 और 2, 1 को छोड़कर। तो संख्या बी भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा अन्य 2 गुणनखंड है। तो इस प्रकार ये दोनों संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं और वे एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मान लीजिए ये एक वृत्ताकार मैदान है, यहाँ पर दोनों खड़े हैं और वे दोनों इस दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सोनिया और रवि। तो इस दिशा में स्टार्ट करेंगे तो सोनिया है वो 18 मिनट लगा रही है और रवि है वो एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगा रहे हैं। तो दोनों कितने समय पर वापस इसी स्थान पर मिलेंगे, ये हमें पूछा है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये इन दोनों संख्याओं 18 और 12 का एलसीएम निकाल कर ज्ञात करेंगे। क्योंकि रवि अगर 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा तो सोनिया लगभग यहीं पर पहुंचेगी। फिर रवि दूसरा चक्कर पूरा करेगा तो सोनिया लगभग वापस दूसरे चक्कर में यहीं पर होगी। और जब रवि तीसरा चक्कर पूरा करेगा 12×36 मिनट पर, तो सोनिया अपना दूसरा चक्कर पूरा करेगी और वो दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसका हल हम लिखेंगे। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। इसलिए दोनों एलसीएम 12-18 मिनट के बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 और 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3। तो एलसीएम 12 और 18। तो 2 यहाँ पर 2 बार आया है तो 2 गुणा 2 और 3 यहाँ पर 2 बार आया है तो 3 गुणा 3 और इनका गुणा करेंगे तो आएगा 36। तो अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बाद पुनः
प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.1 के सभी 7 प्रश्नों का हल है वो ज्ञात कर लिया। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों का हल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको अच्छे से समझा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के हल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।